में हर रोज हम किसी एक परेशानी या फिर बीमारी पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। जिसमें हमारे साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी जिसकी वजह से इंसान अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाता और इसी लापरवाही के चलते कभी कभी दूषित जल या फिर दूषित भोजन ग्रहण कर लेता है, जिसे ना चाहते हुए भी वो कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। ऐसी ही एक बीमारी है जिससे इंसान का शरीर कमजोर और उसकी सेहत खराब हो जाती है। जी हम बात कर रहे हैं आंतों से जुड़ी हुई बीमारी डिसेंट्री की। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या और क्यों होती है ये बीमारी और कितनी खतरनाक है ये बीमारी। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे गले के दर्द से छुटकारा पाने के कारगर नुस्खे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आखिर क्यों हो जाती है डिसेंट्री। कहीं आप बासी खाना तो नहीं खाते? कहीं आप ज्यादा खाना तो नहीं खाते? कहीं आप दूषित खाना तो नहीं खाते? कहीं आपके पेट में मरोड़ तो नहीं उठता? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि आप हो सकते हैं डिसेंट्री के शिकार। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो यही जानते हैं कि डिसेंट्री होने की क्या वजह है, डिसेंट्री वैसे होती क्या बीमारी है और साथ ही साथ आम आदमी इसका शिकार क्यों हो जाता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बताइए डिसेंट्री है क्या। देखिए, डिसेंट्री का मतलब है आम भाषा में कहें तो पेचिस जिसको आप कहते हैं, यानी कि आपको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। मोशन में कुछ चिकनाई जिसको कि आंव बोलते हैं वो आपको आता है, म्यूकस आपके मोशन के साथ आ रहा है, मरोड़ उसमें होती है या कभी कभार ब्लड भी आ जाता है, खूनी पेचिस उसको कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ज़्यादा जब विकृति आ जाती है आंतों के अंदर तो वो भी उसमें लक्षण दिखाई देता है। लेकिन मुख्य रूप से हम कहें तो बार बार जो आपको मोशन आना, एक प्रकार से डायरिया टाइप की चीज़ और उसमें म्यूकस आना, वो जो है डिसेंट्री हम कहलाते हैं। अब इसके कारण को अगर हम देखें क्या कारण है इसके, तो आम मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो ऐसा माना जाता है कि कोई इन्फेक्शन आपकी आंतों में हुआ है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका उसको बोलते हैं, कि उसकी वजह से एमीबाइसिस जो आपको हो जाता है, या एक बैक्टीरिया भी होता है जो आपकी आंतों को जो है दूषित करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसको बेसिलरी डिसेंट्री इसको बोलते हैं। दो प्रकार का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन हम आयुर्वेद में थोड़ा सा इसको और एक स्टेप आगे जाके अगर समझने की कोशिश करें तो अजीर्ण या इंडाइजेशन इसका मूल कारण माना जाता है। यानी कि अगर आपका भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो क्या होगा, आम बनेगा। आम जब बनेगा आपके पेट में तो वो आम है, वो एक दूषित पदार्थ है, एक विषैला तत्व है। वही जो है बैक्टीरिया और वायरस जो भी वहाँ पर जाता है, अमीबा जो भी चीज़ें वहाँ जाकर के ग्रो करती हैं, उसके लिए वो आम वहाँ होना जरूरी है। तो पहले आम का निर्माण होता है, उसके बाद फिर वहाँ पर बैक्टीरिया की या अमीबा की वहाँ पर इन्फेक्शन या ग्रोथ होती है। हम ऐसा आयुर्वेद में इसको मानते हैं। इसलिए हमारा जब चिकित्सा होता है इसमें तो हम सबसे पहले आम का पाचन करते हैं। आम का पाचन हो और फर्दर आम और ना बने, और उसके साथ साथ हम बैक्टीरिया वगैरह का भी ध्यान रखते हैं, विषैले तत्वों का भी ध्यान रखते हैं, इन्फेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो आयुर्वेदिक अपने आप में एक होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है। यानी कि केवल एक चीज़ को नहीं देख रहे हम कि भाई एंटीबैक्टीरियल आपको दे दिया है, एमीबाइसिस के लिए आपको दवाई दे दी। हम ये भी देख रहे हैं कि उसके नीचे क्या है, क्यों यहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं, उसका मीडियम क्या है, उस मीडियम को भी हमें नष्ट करना है। और फिर ये देखना है तीसरे स्टेप पर कि वो मीडियम बन क्यों रहा है, उसका वहाँ क्या वजह है, उसकी क्या कारण है, उसको भी हमें ठीक करना है। बहुत साइंटिफिक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ है, समझ में आती है, लेकिन समझ करके उसका पालन करना आपका जो है फर्ज है। और अगर आप पालन करेंगे तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं, बहुत सारे आप जो अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और अपने जो पैसे के साथ साथ जो टेंशन होती है जब आदमी बीमार होता है, अनेक प्रकार के उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं और उसको रिलेशन की प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, उन तमाम से आपको छुटकारा दिलाता है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारा प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ, हमारा प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जिसको कि हम लोगों ने भुला दिया, इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए हमने जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आप तक ये प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं।
और आपको छोटी छोटी चीज़ों को हम अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उसका पालन जरूर करना चाहिए। इसीलिए बार बार डॉक्टर साहब आप सभी से यही कहते हैं कि आयुर्वेद की शरण में आइए, ताकि आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं। बात हो रही है डिसेंट्री की, चलिए जानते हैं क्या है इसके लक्षण। डॉक्टर साहब कुछ तो आपने बता दिया, और क्या क्या लक्षण है? लक्षण इसमें मुख्य रूप से देखिए, पेट में मरोड़ होना, बार बार मल प्रवृत्ति होना, इसके साथ साथ आपको लगेगा कि मोशन पूरा क्लियर हुआ नहीं है, म्यूकस का आना, कमजोरी एक इसका बहुत बड़ा लक्षण है, वीकनेस बहुत हो जाती है शरीर में, वेट लॉस निरंतर होता रहता है अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर आना, हल्का सा बुखार होना, भूख कम लगना, और अरुचि, जिसको कि यानी कि भोजन खाने की इच्छा नहीं होती, रुचि आपकी खत्म हो जाती है, रुचि खाने का टेस्ट आपको जो उतना नहीं अच्छा लगता है, ये तमाम इसके लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि डिसेंट्री आपको हो सकती है, और उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोग एक ऐसा रोग है कि अगर इसका ठीक प्रकार से उपचार ना कराएं तो काफ़ी वीकनेस हमारे शरीर में ये पैदा कर सकता है, कई प्रकार से शरीर को कमज़ोर कर देता है, और कमज़ोर यदि शरीर हो जाएगा तो हमारे शरीर में फिर और धातु भी हमारे कमजोर होने लगेंगे, इसके साथ साथ और कई रोग नए आ जाते हैं। आगरा से अजय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मेरी टांगों में दर्द रहता है काफी, हड्डियों में जैसे। कहाँ से कब से हो रहा है दर्द आपको? जब से ऑपरेशन हुआ है तब से। ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? अपेंडिक्स का हुआ था तो बिगड़ गया था, तो उसके बाद एक दो और हो गए थे, तो उसके बाद से। अच्छा, तो कब हुआ ऑपरेशन लास्ट आपका? लास्ट मेरा ऑपरेशन करीबन हो गया, उसको 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने हो गए, तो उसके बाद से आपको ये टांगों में और शरीर में दर्द शुरू हुआ है? देखिए, कमजोरी इसमें एक लक्षण हो सकता है। कई बारी पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम ठीक केयर ना करें, ऑपरेशन के पश्चात अगर हम शरीर को दोबारा से रिकवर करने के लिए कुछ इसमें मेहनत ना करें, तो ऑपरेशन के बाद आम तौर पर कमजोरी आती है। चाहे आप किसी भी एज के हैं, किसी भी अवस्था में आप हैं, तो कमजोरी डेफिनेटली आती है। कुछ मेडिसिन्स भी आपको खाई जाती हैं उस समय, ऑपरेशन के समय पर। और इसके अतिरिक्त जो है, जो प्रोसीजर होता है इटसेल्फ, उसमें भी हमारे शरीर की शक्ति कम होती है, खून का सर्कुलेशन कई बार स्लो हो जाता है। कभी कभार हमने ये भी देखा है कि किसी व्यक्ति में कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन खराब हो गया था, फिर दोबारा उन्होंने किया, तो उसके कारण भी कई लक्षण ऐसे हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ये देखना है कि जो मेरे को प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि जी दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, चलो एक गोली खा लेते हैं दर्द की और उससे काम चला लें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके कारण को ढूंढना जरूरी है। उसको ये पता लगाना आवश्यक है कि ये मुझे क्यों हो रही है प्रॉब्लम। जब तक आप रूट कॉज पर नहीं पता करेंगे, उसका रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपका रोग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। टेम्परेरी रिलीफ शायद आपको आ जाए, थोड़ा बहुत आराम आ जाए, लेकिन पूरा अगर आपको इलाज चाहिए, जड़ से आप रोग को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आयुर्वेद की शरण में ही आना पड़ेगा। और आयुर्वेदिक दृष्टि से आपको अपना परीक्षण, निरीक्षण, डायग्नोसिस सब उसका बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। आपके लिए मैं अभी ये बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी इसमें दो चीजें समझ आई हैं कि एक तो आपका ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन के बाद ये जो कमजोरी के कारण या किसी और वजह के कारण जो आपको शरीर में और मांसपेशियों में, हड्डियों में दर्द शुरू हो रहा है। तो एक तो पूरी बॉडी में तिल के तेल की मालिश हल्के हाथ से आपको करनी है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। दूध यदि आप पीते हैं रात को, तो 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके आप नियमित रूप से सेवन करिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। खाना जो है वो सुपाच्य हो, यानी कि आसानी से पचने वाला खाना हो, और बिल्कुल आसानी से जो हजम हो जाए और पौष्टिक साथ में हो, यानी कि न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए। केवल टेस्ट के लिए, केवल स्वाद के लिए नहीं खाना है। भोजन ऐसा हो जिसमें कुछ आपके शरीर में कुछ जाए, अंदर धातु निर्माण हो, आपके शरीर में जो आपके विशेष प्रकार के जो एनर्जीज हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, जो काम कर रही हैं निरंतर, उनको पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रूप से काम करे और हम स्वस्थ रहें। कितने प्रकार की होती है डिसेंट्री, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसमें भी टाइप्स होते हैं? 2 प्रकार की मुख्य रूप से मॉडर्न मेडिसिन में, जैसा हमने कहा कि भी 2 प्रकार की है। अमेबिक डिसेंट्री है, दूसरी बेसिलरी है।
एक जो है बैक्टीरिया से होती है, दूसरी जो है एंटमीबा जो हमने जिक्र किया उसके वजह से होती है। तो 2 प्रकार का इसमें मुख्य रूप से है। हम वैसे आयुर्वेदिक दृष्टि से थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो हम देख सकते हैं पित्त वात काफ़ी हमारे 3 दोष हैं। तो मंदाग्नि किस वजह से हुई, किस वजह से इंडाइजेशन हुआ, पित्त की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा, तीक्ष्णाग्नि हो गई। मंदाग्नि यानी कि कफ की वृद्धि से भी जो है हो सकता है, और इसी प्रकार से वात के कारण भी मंदाग्नि यानी कि इंडाइजेशन हो सकता है, जो कि आम का निर्माण करेगा। और आम जब बनेगा उसके पश्चात आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी। कुछ लोगों को मानसिक लेवल पर भी मैंने देखा है, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन का मैंने पहले बता दिया आपको। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों का जब बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उसके कारण भी उनका पाचन बिगड़ जाता है और उसकी वजह से उनको आम फॉर्मेशन या आम का बनना वहाँ पर शुरू हो जाता है। वल्लभगढ़ से इम्तियाज जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं इम्तियाज अली बात कर रहा हूँ बल्लभगढ़ से। जी। और सर मेरी कई वर्षों से मेरी नाक बंद रहती है सर। मैंने आपके सेंटर पे फोन किया था जी। तो डॉक्टर्स ने मुझे उसके लिए नासा करके कुछ बताया था, पंचकर्मा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं उस पंचकर्मा की डिटेल जानना चाहता हूँ, क्या क्या चीज होती है सर वो, और उसमें बहुत अच्छी बात है। देखिए, नस्से जो है एक ऐसी चिकित्सा है कि नस्से मतलब नाक के माध्यम से एक चिकित्सा की जाती है। नाक के चारों तरफ पहले मालिश की जाती है, अच्छी तरह से सिर में मालिश की जाती है। उसके बाद आपको भाप दी जाती है मेडिकेटेड, कुछ उसमें हर जड़ी बूटियाँ डाल करके। उसके बाद नाक में एक मेडिकेटेड तेल डाला जाता है। कई प्रकार के तेल होते हैं, आपकी अवस्था के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार वो तेल हम चूज करते हैं। और उसके बाद ज़रूरत भी पड़ती है तो कई बार जड़ी बूटियों को जला करके उसका जो धुआं होता है वो भी अंदर उसको सूंघने के लिए दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको जनरली नस्य चिकित्सा कहा जाता है। और इसके माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं जो क्रोनिक साइनोसाइटिस के हैं, या कोई सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। गले के रोग अगर आपको हैं, या पूरा जो ये जो हिस्सा हमारा गले से ऊपर का हिस्सा है इसमें किसी प्रकार के रोग हों, उसमें नस्य चिकित्सा बहुत फ़ायदा करती है। आप तो बल्लभगढ़ ही रहते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप हमारे सेंटर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर रहते हैं, तो ज़रूर इसका आप जो है प्रयोग कीजिए, इस चिकित्सा को कराइए। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक जिज्ञासा दिखाई, जानने की कोशिश की, उसके लिए आपने फ़ोन किया। ज़्यादातर लोग तो अपनी बीमारी की बात करते हैं, आपने एक चिकित्सा के बारे में पूछा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये शो के माध्यम से आप लोगों को आयुर्वेद के हर पहलू से हम जो है अवगत कराना चाहते हैं। हर प्रकार की चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद वास्तव में कितना प्रभावशाली है और कितनी अच्छी चिकित्सा पद्धति हमारी है, जो हमारे आंगन में, हमारे घर में रखी हुई है, उसको हम देख ही नहीं रहे, अपनी चीज़ों को हम देख नहीं रहे, और हम भाग रहे हैं बाहर, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं और दूसरी जगह भाग रहे हैं, और ऐसी ऐसी खतरनाक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जिसके बारे में डॉक्टर ही हमें कह देते हैं इसके बड़े भारी साइड इफेक्ट होंगे, और उनसे ठीक भी नहीं हो रहे। फिर भी हम अपनी तरफ नहीं देख रहे, फिर भी हम अपने आयुर्वेद को नहीं देखने की कोशिश कर रहे। ये बहुत गलत बात है। आपसे मेरा निवेदन है सभी से बार बार, आयुर्वेद को ज़रूर अपनाइए, आयुर्वेद को ही अपनाइए। सबसे पहले आयुर्वेद से शुरू कीजिए। आप कोई भी रोग हो, हमने इस प्रकार का सिस्टम ये बना दिया है कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आयुर्वेद आपके घर में है, अभी हमारे शो के माध्यम से है, फ़ोन के माध्यम से है, क्लिनिक्स के माध्यम से है, आयुर्वेद आपके घर में मौजूद है, उसका प्रयोग जरूर कीजिए। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें आइए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कैसे बचे हम डिसेंट्री के खतरे से। तो डिसेंट्री से बचने के लिए क्या है आज की संजीवनी, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझने का कोशिश करें, आपकी अग्नि जो है वो ठीक होनी चाहिए। दूसरा, आम का पाचन आपको करना है, जो आम बना हुआ है उसको बाहर निकालना है। तो बेल बहुत अच्छा काम करता है। बेल का चूर्ण आप लें, बेल पका हुआ मिले उसको खाइए, बेल का शरबत बना के लीजिए, वो बहुत अच्छा है। छाछ अच्छा काम करती है, पतली सी छाछ बनाएं, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना, काला नमक डाल करके उसमें आप लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अतिरिक्त आप जो है सौंठ, काली मिर्च, पिपली, थोड़ा सा धनिया, जीरा, सौंफ, ये सब चीज़ें मिक्स करके चूर्ण बना लीजिए। आम के पाचन के लिए अच्छे हैं, दीपन पाचन है, दोनों अग्नि को भी ठीक करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। अनार का जूस सेवन करें आप, अनार का जूस आंतों के लिए बहुत अच्छा है, आंतों को शक्ति देता है।
बहुत ज़्यादा लूज मोशंस अगर आपको हो रहे हैं तो चावल का मांड जो होता है, उसका चावल का पानी, उसमें भुना हुआ जीरा मिला करके वो पिए, थोड़ा सा 30-40 मिलीलीटर, दिन में 2 बार पी सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पतली सी खिचड़ी बनाएं और खिचड़ी और साथ में दही मिला करके आप खा सकते हैं, ताज़ा दही हो, साफ़ सुथरा, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। हल्का खाना खाएं और सुपाच्य भोजन खाएं। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं अब सावधानियों की। डॉक्टर साहब से ये जानते हैं वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर हम और आप डिसेंट्री के शिकार होने से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सावधानियां हैं? देखिए, आमतौर पर ये जो होता है कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि बासी खाना है, दूषित जल है, उससे काफ़ी इन्फेक्शन फैलता है। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सावधानियां हैं? देखिए, आमतौर पर ये जो होता है कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि बासी खाना है, दूषित जल है, उससे काफ़ी इन्फेक्शन फैलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि यदि ऐसा आपके सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं तो कुक्ड फूड आप ज़्यादा खाएं, कच्ची चीज़ें ना खाएं, सलाद वगैरह का सेवन ना करें, और पानी भी जो है उबाल करके आप पिएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी अग्नि को हमेशा आप स्वस्थ रखें, उस पर ज़्यादा ओवरलोड ना करें, खाना टाइम से खाएं, उचित मात्रा में खाएं।